गौतम और अंजलि थोड़ा पास आने ही लगे थे कि दूसरी तरफ रिया गौतम और अंजलि को अलग करने की तरकीबें ढूंढ रही थी। उस वक्त उसे प्रभाकरन का फोन आता है, जिसका इंतजार वो बहुत बेसब्री से कर रही थी। फोन उठाते ही रिया पहले तो दो गाली देती है, फिर पूछती है, कहाँ हो? बिल्कुल वहीं जहाँ आपने कहा था, जल्दी आइए। प्रभाकरन जवाब देता है। रिया तुरंत उठ कर जाती है, अंजलि के कमरे में घुस जाती है। वहां से वो सीधे खिड़की के पास जाती है। वहां से जब नीचे देखती है तो उसे प्रभाकरन दिखाई देता है। वो पूरी शक्ति से एक रस्सी रिया की ओर फेंकता है। रिया उसे एक बार में मिस कर देती है। खाया नहीं है क्या? ढंग से फेंकना। रिया प्रभाकरन पर चिढ़ती है। खुद से पकड़ा नहीं जा रहा है और मैडम मुझे कह रही है। प्रभाकरन मन ही मन बुदबुदाता है, फिर इस बार और थोड़ी जोर के साथ फेंकता है। इस बार रिया रस्सी पकड़ लेती है। रस्सी के दूसरे छोर से एक कार्टन बंधा होता है, जिसे रिया खींचती है। कार्टन को ऊपर तक खींचकर वो कार्टन खोलती है तो देखती है कि उसमें कुछ शराब की 4-5 बोतलें रखी हुई हैं, जिनमें से 2 भरी हुई हैं और बाकी खाली हैं। इन्हें देखकर रिया खुश हो जाती है। वो इन बोतलों में से एक सबसे छोटे वाले को अपने पर्स में रख लेती है। ये बोतल बाकी बोतलों से अलग दिखाई देती है। इसमें अभी भी कुछ मात्रा में शराब रखी होती है। बाकी की बोतलों को ध्यान से देखकर एक कोने में रखती है, ताकि वो आसानी से ना दिख सके। अब बस एक काम है जिसे जरा सावधानी से करना है, फिर मचेगा तहलका, और वो होगा गौतम की तरफ से। रिया बहुत आत्मविश्वास में दिख रही होती है। अगले ही पल में वो वहां से निकल जाती है। कुछ समय मनोरंजन के बिताने के चक्कर में मौत के मुंह से निकलकर आए गौतम और अंजलि की हालत देखने लायक होती है। उनके चेहरे सब हालात बयां कर रहे थे। बच्चे शांत रहते हैं। लता देवी जब उन्हें देखती है तो गौतम से पूछती है। वो जवाब नहीं देता। झूठ वो बोलना नहीं चाहता है और सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। लता देवी अपने बच्चों का वास्ता देकर अंजलि से सारा माजरा पूछती है। अंजलि लता देवी से झूठ नहीं बोल पाती, वो सच बता देती है। इतना सुनते ही लता देवी का पारा पूरी तरह हाई हो जाता है। तो अब मुझसे भी झूठ बोलने लगा है तू? एक तो ऐसे मन परेशान रहता है और ऊपर से तुम भी झूठ बोलो, तो किस पर भरोसा करेंगे? इस पर लता देवी अंजलि की तरफ देखकर कहती है, और एक बार जो उनकी नजर अंजलि पर जाती है तो फिर मन की सारी भड़ास निकाले बिना वापस नहीं आती। वो अंजलि की तुलना शनि और ग्रहण से करना शुरू कर देती है। गौतम को ये सब नागवार गुजरता है। लता देवी का साथ देते हुए रिया भी आ जाती है। वो इतने अच्छे मौके को भला हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? इनसे कुछ ना कहीं मम्मी जी, हम ही बुरे लगेंगे, चाहे कितनी ही इनकी फिक्र कर ले हम। गौतम बराबर उन दोनों से अंजलि की खातिर लड़ता है और कहता है, गलती मेरी है, इसलिए मुझसे कहो, मैं एक शब्द ना बोलूंगा, लेकिन अंजलि को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? गौतम, रिया और लता देवी के बीच में बहस चालू हो जाती है, जिसमें बीच में आकर अंजलि भी गौतम का साथ देती है। लेकिन गौतम उसे ज्यादा तकलीफ नहीं उठाने देता। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई गलती नहीं की है अंजलि, गलती मेरी है और मैं इसे कबूलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी कहे। गौतम बोलता है। लता देवी हार कर नाराज हो जाती है। अंजलि को आंख दिखाकर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर अंजलि और गौतम बच्चों को उनके कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। दिन भर की मस्ती और सफर उन्हें थका चुकी होती है। उसी वक्त किचन में उसके लिए एक जूस बन रहा होता है। गौतम द्वारा एक नौकर को हिदायत थी कि अंजलि को जूस मिलते रहना चाहिए। अंजलि को गौतम के साथ व्यस्त देखती है तो रिया मौका देखकर उस नौकर को जूस बनाते समय रोकती है और कहती है कि वो जूस खुद बनाएगी। वो नौकर को अपना मुंह खोलने से मना कर देती है। नौकर दहशत में आता है और चला जाता है। उसके जाते ही रिया जूस में उसी बोतल से शराब निकालकर पूरी की पूरी जूस में डाल देती है। आज के बाद गौतम तुम्हारी साइड नहीं ले पाएगा। वो जूस को वहीं छोड़ देती है। अंजलि जैसे ही गौतम के साथ कमरे से बाहर आती है, सीधे किचन में जाती है और रखा हुआ जूस पीते हुए वापस कमरे में जाती है। गौतम भी थक चुका होता है तो वो भी सोने जाने की सोचता है, लेकिन जाने से पहले अंजलि के कमरे में जाता है। इसी वक्त अंजलि पूरी जूस खत्म कर चुकी होती है और अचानक उसे अजीब सा लगने लगता है। उसका सिर घूम रहा होता है और वो लड़खड़ाने लगती है।
गौतम तेजी से अंदर आकर उसे थामता है। उसके मुंह से अंजलि का नाम जोर से निकल जाता है। ये बढ़िया बहाना होता है रिया के लिए उस तरफ जाने का। वो कमरे की तरफ बढ़ लेती है। गौतम अंजलि को बिस्तर पर लिटाता है और इस हालत की वजह पूछता है। तो अंजलि कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बोलने से मुंह में बदबू जरूर आती है। उसी वक्त गौतम अपनी नाक दबा लेता है। वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि बदबू उसके मुंह से आ कैसे रही है। वो सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर एक कोने में पड़े शराब की बोतलों पर जाती है। वो उस कोने में जाकर उन बोतलों को देखता है। उसी वक्त रिया अंदर आती है और पूछती है, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों इस तरह? वो गौतम के हाथ में शराब की बोतल देखकर शांत हो जाती है। चेहरे पर तो आश्चर्य के भाव होते हैं, लेकिन मन में सफल होने की खुशी में लड्डू फूट रहे होते हैं। अंजलि नशे में सो रही होती है। उसे पता ही नहीं होता कि सामने हो क्या रहा है। बस धुंधली तस्वीरें जैसे दृश्य दिख रहे होते हैं। ये देखो, एक बोतल को अपने हाथ में लेते हुए रिया कहती है, ये है इनका असली रूप। यहाँ बैठी अकेले में अय्याशी कर रही होती है। वो तो आज तुम घर पर हो इसलिए पकड़ी गई है। गौतम को भरोसा नहीं होता, ये सच नहीं हो सकता। रिया लेकिन इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली होती है। वो और जहर उगलना जारी रखती है। इससे कुछ नहीं, बस मजे करने हैं यहाँ। बीमार होने का नाटक और पीठ पीछे ये सब। देखो, ये है इसका असली रूप। गौतम अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता। तभी रिया उस कमरे की अलमारी खोलती है तो अंदर से एक माउथ परफ्यूम को निकालती है और गौतम को दिखाती है। ये देखो, माउथ परफ्यूम। अब समझ जाओ कि कैसे शराब की बदबू को छिपाती रही होगी ये। उस परफ्यूम को देखकर गौतम का मन डगमगाने लगता है। रिया कहती है, अब ये मत कहना कि ये शराब की बोतलें भी हमने रखी है, क्योंकि अब हम पर ना तो तुम्हें भरोसा रहा है और ना ही परवाह। गौतम सोच में पड़ जाता है। रिया गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन मुड़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाती है कि जब भी अंजलि जागेगी उसी समय गौतम उसे डांटेगा। वो समझ चुकी होती है कि ये बाजी वो जीत गई है। सोच में डूबा और रिया की बात को नकारने की कोशिश करता हुआ गौतम किचन तक आता है और उसी ग्लास को सूंघता है और सोचता है, अंजलि भला ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे फिर से कोई गड़बड़ लग रही है। वो कभी शराब नहीं पीती थी। गौतम उलझन में पड़ा रहता है, जिसे उनका एक नौकर रामू काका देख लेते हैं। वो आगे आते हैं और गौतम से पूछते हैं। गौतम कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अंजलि अपनी जूस में शराब मिलाकर पीती है? इस बात पर रामू इधर उधर देखकर जवाब देता है, नहीं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, अंजलि बिटिया ने शराब नहीं पी है। ये कोई गलती से हुआ है या किसी ने जानबूझकर किया है। गौतम ये पूछता है कि कौन हो सकता है, तो रामू काका कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। मैं नहीं चाहता, और अगर बिना सबूत के नाम ले भी लिया तो बवाल हो जाएगा इस घर में, और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। पर सच तो यही है कि उन्होंने इस घर में कभी शराब नहीं पी। ये सुनते ही गौतम खुश हो जाता है। वो समझता है कि ये नाटक किसका किया धरा हो सकता है, लेकिन खुद इतना थका हुआ होता है कि इस बात को आज के लिए छोड़ देता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन रिया को बहुत इंतजार होता है। गौतम ऑफिस के लिए तैयार हो चुका होता है। अंजलि भी अपने कमरे से बाहर आती है और सर को मसलते हुए उसे पिछली रात का हैंगओवर हुआ होता है। वो सीधे गौतम के पास आती है। सर जरा सा घूम रहा है, वो कहती है। गौतम के मुंह से जो निकलता है उसकी उम्मीद रिया ने कतई नहीं की होती। कुछ नहीं, कल के जूस में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए सही हो जाओगी। इतना कहकर वो रामू काका को बुलाता है। वो नींबू पानी लाते हैं जिसे गौतम अंजलि को देता है। अंजलि पीती है। रिया बस आंखें फाड़ी ठगी से उन्हें देखती रह जाती है। ये क्या हुआ? कल जिसे शोला बनाने के लिए इतनी मेहनत की वो आज शबनम बन गया, कैसे? रिया सोचती रह जाती है। गौतम रामू काका को अपने पास बुलाता है। अगली बार से इन्हें जूस देने से पहले हल्का सा खुद चक्कर देखना। गौतम रामू काका को निर्देश देता है और फिर उसे छत में हवा खाने की सलाह देकर वहां से निकल जाता है। रिया मन ही मन कसम खाकर रह जाती है। कहाँ डांट की उम्मीद की थी, ये तो उसे एक्स्ट्रा केयर दिलवा दिया मैंने। ये सोचते हुए रिया खुद पर ही गुस्सा नहीं लगती है। गौतम गाड़ी के पास पहुंचकर दरवाजा खोलता ही है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो उठाता है और बात होती है।
हमारे रास्ते में आ रहा है लड़की तू, जानता नहीं कि किन से उलझ रहा है। गौतम भी बिना डरे गुस्से में जवाब देता है, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो। इस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, उस लड़की की वजह से तू भी मारा जाएगा, छोड़ दे उसका पीछा। इसी वक्त गौतम की नजर छत पर खड़ी अंजलि पर जाती है, जो हवा ले रही है। वो खड़ी है, बच्चे एक एक तरफ से पकड़कर कुर्सी लाते हैं। वो उनके बाल सहलाती है और मुस्कुराती है। गौतम ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की के चक्कर में तुम लोग ही कानून के शिकंजे में फंस जाओ। दूसरी तरफ से इस बार गुस्से में भरी धमकी आती है, अपने आप को बहुत चालाक समझता है तू। सब जानते हैं कि क्या कर रहा है। उस देसी शराब के ठेके में क्या कर रहा था ये भी जानते हैं। ये सुनते ही गौतम हैरान रह जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर और हिम्मत बटोर कर कहता है, उस लड़की के साथ जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। रिश्ता कुछ नहीं है अभी मेरा उसके साथ, लेकिन उससे आज भी एक लगाव जरूर है मेरे अंदर। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम भी अपने हश्र को लेकर तैयार रहना। वो बोलता है और फोन काट देता है। इसके बाद एक नजर प्यार से अपने बच्चों और अंजलि को देखकर वहां से चला जाता है। इधर बच्चे अलग ही दुविधा में एक दूसरे को देखते हुए बातें करते हैं। अंजलि ये भांप लेती है, क्या हुआ, कुछ कहना है? वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बच्चों ने पिछली रात सोने से पहले कुछ वीडियो देखी होती है, अंजलि के बीमारी के लक्षण से संबंधित। उनके मन में शंका हो रही होती है। वो एक एक करके कुछ सवाल पूछते हैं, उसकी हालत, उसकी शक्ति और पिछले कुछ दिनों में आए उसके शरीर में बदलाव को लेकर। अंजलि जवाब देती जाती है तो उसे भी ये नोटिस होता है कि वो पहले से कमजोर होती जा रही है। अंजलि को साथ ही ये सवाल भी तंग करने लगता है कि उस पर ये हमला होना और बीमारी का पता चलना, ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, डॉक्टर से बात करनी होगी आमने सामने। अंजलि सोचती है, उसे गौतम पूरी बात नहीं बता रहा था, अब उसे खुद ही सब पता करना था। अंजलि ने फैसला कर लिया था। क्या अंजलि को सब मुझे क्या बीमारी है ये जानने का मुझे पूरा हक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के सामने बैठी अंजलि ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। डॉक्टर अपनी नजरें अंजलि से चुराते हुए बोला, देखिए मिस अंजलि, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अंजलि ने गुस्से में कहा, बड़ी बीमारी नहीं है तो बताते क्यों नहीं आप? डॉक्टर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है मिस अंजलि, हमने आपको मेडिकेशंस लिखकर तो दिया है, कुछ दिन इस पर रहिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अंजलि ने डॉक्टर को घूरते हुए देखा और कहा कि आप एक डॉक्टर होने के नाते मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रहे हैं या फिर गौतम ने आपको मुझे बताने के लिए मना किया है? अंजलि ने डॉक्टर का झूठ पकड़ लिया था। डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? भला मिस्टर गौतम मुझे ऐसा क्यों बोलेंगे? मैं उनके लिए नौकरी नहीं करता। अंजलि ने माथे में सिलवटें डालते हुए कहा, मैं जानती हूँ गौतम को, वो कुछ भी कर सकता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब मिले हुए हो और गौतम ने आपसे बताने के लिए मना किया है। ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगी। इतना कहते हुए अंजलि सीट से उठती है और पलटकर डॉक्टर के केबिन से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही डॉक्टर अपना फोन निकालकर गौतम को कॉल लगाता है। हेलो मिस्टर गौतम, मिस अंजलि अभी अभी मेरे पास आई थी और अपनी बीमारी के बारे में जानने के लिए बहुत जिद कर रही थी। फोन की दूसरी साइड से गौतम की चिंता भरी आवाज डॉक्टर के कानों से टकराती है। क्या अंजलि सच में आपके पास आई थी? ओह माय गॉड, आपने उसे कुछ बताया तो नहीं? डॉक्टर ने अपने माथे पर खुजाते हुए कहा, नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बट वो कह रही थी कि सच पता लगाकर रहेंगी। ये सुनते ही गौतम ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आपके पास अंजलि दोबारा आए तो मुझे जरूर फोन करना। इतना कहकर गौतम फोन रख देता है और सोच में पड़ जाता है। मुझे नोन कॉलर की बनाई जगह पर जल्द से जल्द पहुंचना है। अंजलि को भी अभी जासूस बना था। खैर,
पूछेगी तो उसे सच ना पता चले, इसलिए कोई बहाना तो बताना पड़ेगा। लगभग आधे घंटे बाद अंजलि वापस घर पहुंच चुकी थी। सीधे गौतम के कमरे में जाती है। अंजलि नोटिस करती है कि गौतम एक बैग में अपने कपड़े भर रहा था। अंजलि ने सवालिया अंदाज में पूछा, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? गौतम खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, हाँ, एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। अंजलि ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाली तीर छोड़ा, कहाँ के लिए निकलना पड़ेगा? गौतम ने अपने बैग की जिप बंद करते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस एक मीटिंग है बिजनेस की, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा हूँ, अभी बस उसी के रिगार्डिंग जा रहा हूँ। गौतम अंजलि को जरा भी क्लू नहीं देना चाहता था, इसलिए वो गुड़गांव का नाम लेते लेते बात चबा गया था। अंजलि ने माथे में बल डालकर पूछा, ज्यादा जरूरी काम है? गौतम ने नजर बचाते हुए कहा, हर काम जरूरी होता है अंजलि। इस पर अंजलि कुछ सोचते हुए ठीक गौतम की आंखों में देखकर कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा गौतम, जरूरी ये भी होता है कि किसी से सच ना छुपाया जाए और ना ही डॉक्टर को बोला जाए सच छुपाने को। गौतम जानता था कि अंजलि मौका पाकर ऐसी बातें जरूर करेगी, इसलिए वो इस समस्या से उलझने के लिए वो पहले ही तैयार था। वो हंसते हुए कहता है, ओ हाँ, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, उनका फोन आया था, तुम उनके पास गई थी। अंजलि, तुम्हें सच में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए तुम्हें टेंशन लेना पड़े या परेशान होना पड़े? अंजलि भी सरल अंदाज में बोली, तो फिर ही दिन ब दिन मेरे शरीर में इतनी वीकनेस क्यों आती जा रही है? खुद को फंसता देख गौतम फौरन बोलता है, तुमने अभी तक इतना टेंशन लिया है वर्कलोड की वजह से, जो तुम्हारी लाइफस्टाइल बिगड़ गई थी, हेल्दी खाना खा नहीं पा रही थी, बस सारी कुछ वीकनेस उसी वजह से है, इसीलिए तुम्हारी मेडिसिन भी चल रही है। अब तुम और ज्यादा मत सोचो, मेरी फ्लाइट छूटने वाली है, मुझे तुरंत निकलना है। ओके बाय, आई हैव टू गो नाउ। इतना कहता हुआ गौतम बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकलकर चला जाता है। कमरे से बाहर निकलते ही गौतम अपना मोबाइल चेक करता है। उसकी फ्लाइट में थोड़ा ही समय बाकी था। स्वास्तिका को फोन पर समझाते हुए गौतम कहता है, देखो स्वास्तिका, अंजलि तुमसे भी जरूर पूछताछ करेगी, तुम संभाल लेना। मैं कुछ दिन के लिए एक फैक्ट्री में अंजलि के लिए केमिकल की रिसर्च करने के लिए गुड़गांव जा रहा हूँ, बाकी बातें तुम्हें आकर बताऊंगा। इस पर स्वास्तिका ने कहा, ठीक है गौतम, आई विल टेक केयर ऑफ अंजलि। गौतम के जाने के बाद जब स्वास्तिका शाम में अंजलि और बच्चों से मिलने के लिए आती है, तो मौका देखते ही अंजलि उस पर सवालों की बौछार कर देती है। वैसे स्वास्तिका, क्या मुझे मेरी बीमारी के बारे में सच्चाई बताओगी या तुम भी गौतम की तरह ही झूठ बोलोगी? स्वास्तिका मुस्कुराते हुए कहती है, सब बताया तो है तुम्हें, वर्कलोड और मेंटल टेंशन की वजह से ये सब हो रहा है तुम्हें। स्वास्तिका इस बात से ध्यान हटाकर बच्चों के साथ खेलने लगती है। ना चाहकर भी अंजलि ने अपना ध्यान अपनी बीमारी से हटा लिया और किचन में उनके लिए कुछ बनाने के लिए चली गई। अंजलि ने सबके लिए मैगी बनाई थी। खाने की टेबल पर विवान अंजलि से पूछता है, पापा अचानक कहाँ चले गए मम्मा? अंजलि के जवाब देने से पहले स्वास्तिका विवान के सर में हाथ मारते हुए कहती है, पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और उधर गौतम गुड़गांव पहुंच चुका था। वो फैक्ट्री की लोकेशन और वहां तक जाने के रास्ते का माइंड मैप पहले ही बना कर लाया था। अपने एक पॉलिटिशियन दोस्त की हेल्प से वो फैक्ट्री के मैनेजर को पैसों के लालच में उलझाने में सफल हो गया था। उसे सिर्फ उसके पास पहुंचकर उसके दोस्त ने जो बोलने को कहा था वो कहना था। गौतम अपने उस पॉलिटिशियन दोस्त को धन्यवाद कहता है। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद गौतम गुड़गांव के एक सुनसान पथरीले इलाके में पहुंच गया था। वो एक नव निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ उस आदमी के आने का इंतजार करता है। जैसे ही वो आदमी आता है, गौतम उसे कुछ पैसे पकड़ाता है। वो आदमी उसे फैक्ट्री की दिशा में लेकर चलने लगता है। लगभग आधा घंटे पथरीले वीरान इलाके में चलने के बाद वो आदमी गौतम को एक टापू जैसे दिखने वाली जगह पर लेकर आता है। गौतम ने नोटिस किया कि एक ऊंचे से टीले से कुछ दूर अजीबोगरीब से दिखने वाले लोगों की एक पूरी कॉलोनी बसी है।
देखने से वो लोग प्रवासी लग रहे थे। गौतम उस आदमी से पूछता है, ये लोग कौन है? वो आदमी अपने दांत में माचिस की तीली घुमाते हुए कहता है, ये लोग प्रवासी मजदूर हैं। फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। गौतम और जानकारी निकालने के इरादे से उसे उकसाते हुए कहता है, सिर्फ छोटा मोटा काम ही करते हैं या फिर फैक्ट्री के किसी और काम भी आते हैं? इस पर आदमी कहता है, काफी बार की नजर है आपकी। फैक्ट्री वाले कभी भी इन्हें पैसे देकर इन पर केमिकल एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। कई लोग तो मर भी जाते हैं अगर ये लोग जुबान नहीं खोलते। फैक्ट्री में अंदर कई कंकाल दबे मिलेंगे अगर कोई खुदाई कर ले तो। ये सुनकर गौतम की रीढ़ में एक सनसनाहट सी दौड़ गई थी। टीले के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी और बीच में पानी भरा हुआ था। टीले के ऊपर एक बड़ी विशाल सी फैक्ट्री बनी हुई थी जो किसी रिसर्च सेंटर की तरह दिखाई पड़ रही थी। गौतम ने इस तरह की फैक्ट्री हमेशा फिल्मों में ही देखी थी और वो जानता था कि ऐसी फैक्ट्री में क्या होता है। फैक्ट्री के गेट पर एक काफी पुराना हो चुका बोर्ड लगा था जिस पर सारे अक्षर मिट चुके थे सिवा कुछ शब्दों के, सरकार का उपक्रम। गौतम इतना ही पढ़ पाया था। फैक्ट्री के अंदर वो आदमी उसे सीधे ड्रग कंट्रोल मैनेजर के पास छोड़कर वापस चला जाता है। मैनेजर को गौतम कोड बोलता है जो उसे उसके पॉलिटिशियन दोस्त ने बताने को कहा था। हाथ मिलाते हुए गौतम को पता लगता है इस मैनेजर का नाम आनंद है। मैनेजर आनंद एक नशेड़ी टाइप का बंदा था। उसने दिन में ही शराब पी रखी थी। वो गौतम को देखते ही मुस्कुरा कर कहता है, पैसों का इंतजाम कर दिया है ना आपने? गौतम उसे देखते हुए कहता है, आधे पैसे पहुंच चुके हैं तुम्हारे पास, बाकी मैं लेकर आया हूँ, दे दूंगा। तुम पैसे की चिंता मत करो, बस बताओ मुझे आगे बारे में। मैनेजर आगे आगे चलता हुआ कहता है, यहाँ सालों से अलग अलग तरह के केमिकल ड्रग्स बनते हैं। सरकार के लिए भी सस्ती दवाइयाँ बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। इतनी अच्छी दवाइयाँ आपको अमेरिका में भी नहीं मिलेंगी। पर आप इतनी सारी दवाइयाँ खरीदना क्यों चाहते हैं? आपके जितना बड़ा सप्लायर पहली बार देख रहा हूँ। गौतम ने मैनेजर को घूरते हुए बड़े एटीट्यूड में कहा, दवाई तो मैं खरीद ही लूंगा। जिस बात के पैसे लिए हैं वो बात तो बताओ, यहाँ चलता क्या है? इस पर मैनेजर इधर उधर देखते हुए धीरे से कहता है, ऐसा क्या काम है जो यहाँ नहीं होता? ये सरकारी फैक्ट्री है लेकिन फिर भी यहाँ सारे गैर कानूनी धंधे होते हैं जिन्हें बड़े बड़े लोग रन करते हैं। यहाँ एक स्पेशल सेक्शन है जहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता। वहाँ बड़े खतरनाक केमिकल्स बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग लोगों पर किया जाता है। गौतम ने माथे में बल डालकर पूछा, इन लोगों पर? मैनेजर ने तपाक से जवाब दिया, अरे वही अफगानी रेफ्यूजीज जो आपने बाहर देखे होंगे। वैसे बाहर के पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के लड़कियों को भी यहाँ लाया जाता है जिनके पास कोई नौकरी नहीं होती। उन्हें पैसे का लालच देकर काम कराया जाता है और उनके शरीर में किसी भी तरह से वो केमिकल डालकर छोड़ दिया जाता है और उन पर बाद में निगरानी रखी जाती है। ये सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थी कि उसका सर दर्द करने लग जाता है। इतना ज्यादा सोचते सोचते, लेकिन वो जानता था अभी उसे और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। वो अपने दिमाग में दौड़ते सवालों में से अगला सवाल पूछते हुए कहता है, जिन भी लोगों पर ये टेस्ट करते हैं सब पर एक ही केमिकल ट्राई करते हैं या अलग अलग केमिकल? वो आदमी कहता है, अलग अलग, लेकिन जिस केमिकल की आप बात कर रहे हैं कहते हैं वो बहुत कीमती है क्योंकि उसका ट्रायल बहुत कम लोगों पर हुआ है। तभी गौतम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिन पर भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद ये लोग उनका क्या करते हैं? मैनेजर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए नशे में फिर से झूमकर कहता है, सबसे ज्यादा शिकार ये प्रवासी लोग ही होते हैं। मर भी जाए तो कोई नहीं पूछता है। इसके अलावा जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां होते हैं ना, उन पर धीमी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो मरते हैं तो सालों लग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि मौत क्यों हुई।